और इसमें पहला हेडिंग है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष। इससे इस बार भी सवाल आया। ठीक है, तो एक है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। महिला एवं बाल सम्मान कोष। इस कोर्स को 2015-16 में शुरू किया गया था। देखिए, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य महिला उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत सशक्तिकरण मिशन के तहत इसे 2015-16 में शुरू किया गया। तो इसको कब से शुरू करा है? 2015-16 से। किस मिशन के तहत? महिला सशक्तिकरण मिशन। तो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष जो बनाया गया है वो किस योजना या मिशन के तहत बनाया गया है? महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत। कब बनाया गया है? अब इसमें दो चीज आ रही हैं, महिला एवं बाल सम्मान कोष। तो कौन सा मंत्रालय इसे या कौन सा विभाग इसे चला रहा है उत्तर प्रदेश का? तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इस प्रोग्राम को चला रहा है। तो कौन सा विभाग इसको चला रहा है? तो यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो देखो यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो ये योजना कौन सा विभाग चला रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को चला रहा है। इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर इसके मेन फैक्ट को देखेंगे तो प्रावधान क्या है? मेन प्रावधान क्या क्या है? पहली बात देखिए, हिंसा की शिकार महिलाओं को हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित सर्जरी सहित
आर्थिक और चिकित्सा आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करना। तो जो महिलाएं ऐसी हैं जो वायलेंस का शिकार हुई है, झगड़े में उनके चोट लगी है, तो उनको मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना, और जो उनकी आर्थिक हालत है उसमें सुधार करना, उनको कुछ खर्च के लिए धनराशि देना। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, हिंसा के शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ऐसी महिलाएं जो वायलेंस की शिकार हुई हैं, वायलेंस की, अगर उनके बच्चे छोटे हैं, बालिग नहीं हुए हैं। अब बालिग होता आदमी 18 साल में चल गए, बोलो, 18 के बाद ही तो बालिग होते हैं, पहले तो नाबालिग होते हैं। तो अगर उनके बच्चे नाबालिग हैं तो उनकी शिक्षा और उनका की जो हेल्थ है, उसके लिए भी सरकार उनको हेल्प करेगी, आर्थिक सहायता देगी। तो एक तो महिलाएं जो हिंसा की शिकार हुई हैं, वो इन महिलाओं को चिकित्सा और आर्थिक सहायता सरकार देगी, और दूसरा, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी आर्थिक और चिकित्सा सहायता सरकार प्रदान करेगी इस योजना के तहत। तीसरा पॉइंट, यह कोष उन महिलाओं को सहायता राशि प्रदान करता है। यह कोष उन महिलाओं को सहायता राशि प्रदान करता है जो सीधे तौर पर हिंसा का शिकार नहीं है, जो सीधे तौर पर हिंसा का शिकार नहीं है, लेकिन उन्हें सामाजिक और आर्थिक लेकिन उन्हें सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सशक्तिकरण की आवश्यकता है। मतलब ऐसी महिलाएं जिनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने की जरूरत है, उन महिलाओं को भी, अगर वो हिंसा का शिकार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन महिलाओं को भी इस फंड से, इस कोष से राहत देकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। तो उनके लिए भी है। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए। अगला प्रावधान क्या है, देखिए, अगला पॉइंट, कोष में
सार्वजनिक योगदान सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष के सामान्य योगदान के रूप में योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं पोस्ट जो है वो जिले में ऐसी एक्टिविटीज या सामान्य गतिविधियां या तो हिंसा की शिकार महिलाएं या उनके पीड़ित बच्चे, नाबालिग बच्चे या ऐसी महिलाएं जिनको सामाजिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है, जिला स्तर पर उन लोगों को इस फंड से राहत दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए वो हिस्से जो मतलब प्रावधान है कि इसमें क्या क्या शामिल है या क्या क्या शामिल नहीं है। इसका मेन मकसद क्या है, अगर इस योजना को देखेंगे, ऐसी महिलाएं जो वायलेंस की शिकार हुई हैं उनको आर्थिक और चिकित्सा सहायता। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ऐसी महिलाएं जो हिंसा की शिकार हुई हैं और उनके बच्चे अगर नाबालिग हैं तो उनको शिक्षा और आर्थिक सहायता। अच्छा, ऐसे महिलाएं जो हिंसा की शिकार नहीं हुई हैं लेकिन उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है, उनके लिए सहायता जिला स्तर पर। हाँ, ये चीजें जो है वो प्रदान की जाएंगी किस स्तर पर? जिला स्तर पर। करेक्ट। अब इसका जो, क्योंकि वायलेंस से संबंधित है, तो कौन कौन सी इसमें धाराएं जो हैं वो काम करेंगी उनको भी देखेंगे। इससे जुड़ी हुई प्रमुख धाराएं, कौन कौन सी धाराओं को इसमें शामिल किया गया है, जिनके इस बालकों से संबंधित प्रमुख धाराएं। एक आएगी धारा 326 के, तेजाब का उपयोग करने पर तेजाब का उपयोग करने पर जानबूझकर गहरी चोट पहुंचाना। गहरी चोट पहुंचाना मतलब इसका मकसद क्या है, इसको सुनिए। इसका मेन मकसद यह है कि देखिए, इस धारा के तहत उसके खिलाफ केस होगा और अगर कोई पीड़ित है जिसके ऊपर जो है तेजाब फेंका गया है और तो गहरी चोट पहुंचाई गई है, तो उसको सर्जरी के लिए, मान लो जल गई है वो, तो सर्जरी के लिए और प्लस उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार जो होगी वो इस कोष से क्या करेगी, पैसा देगी उस महिला को ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, एक आएगा 304 ख, दहेज मृत्यु। धारा 304 ख
दहेज के लिए मृत्यु, क्या उसे कहेंगे, दहेज मृत्यु, मतलब दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया है, पीटा गया है, मारा पीटा गया है, इतना मारा गया है जैसे कि उसको प्राण रहित किया जाना। पास्को की 2-3 धाराएं हैं। धारा 4 पास्को की, जिसमें होगा लैंगिक प्रहार प्रवेशक। ये पास्को एक्ट है। पास्को एक्ट की धारा नंबर 6 इसी पर लागू होगी। गंभीर प्रवेशक लैंगिक प्रहार, और पास्को की एक धारा लगेगी, धारा नंबर 14, अश्लील प्रयोजनों हेतु बच्चों का प्रयोग। अश्लील प्रयोजनों हेतु बच्चों का प्रयोग। ये कुछ धाराएं हैं। 2023-24 में सरकार ने इसके लिए फंड रखा था 56 करोड़ का। कितने का? 56 करोड़। मेन चीज क्या रही पूरे उसमें अगर देखा जाए तो पूरे हेडिंग की, ये कोष है। कोष मतलब होता खजाना। सरकार जब कोई योजना बनाती है ना तो उसके लिए फंड जुटाती है। जैसे 2023-24 में सरकार ने इस योजना के लिए 56 करोड़ का फंड रखा था। 15-16 में प्लान बना था। उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत इसको चलाया गया, और इसमें ऐसी महिलाएं जो हिंसा की शिकार हुई हैं, है ना, तो उनकी सर्जरी और उनकी चिकित्सीय देखभाल और आर्थिक रूप से उनको फंड देना। ऐसी महिलाएं जो हिंसा की शिकार हुई हैं उनके नाबालिग बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता देना। ऐसी महिलाएं जो हिंसा की शिकार तो नहीं हुई है लेकिन उन महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है, उनको फंड मुहैया कराना, और जिला स्तर पर यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहला प्लान था, याद रख लेना भैया। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसको शॉर्टकट में नाम कहते हैं ODOP। इसको क्या कहते हैं? ODOP। पूरा नाम क्या बनेगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी पिछले कई सारे क्वेश्चन पेपर आए थे जिनमें मंडलों के जिले पूछे गए थे, तो मैं आपसे पूछता रहूंगा और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहला सवाल मेरा यह है आप लोगों से कि ये जो प्रोग्राम था, योजना थी, उत्तर प्रदेश में इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? एक जिला एक उत्पाद योजना को उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को। अच्छा, 24 जनवरी को कोई दिवस मनाया जाता?
24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? अच्छा, यूपी स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। तो खामोश क्यों हो भाई? जो पता है तो सब बोला करो ना। ये तुम बताओगे तो मैं सीख जाऊंगा। कभी सोचते हो कि ना बता मैं भाई साहब को, है ना? तो इस बात से बेफिक्र रहो, मुझे पहले ही से याद है। अच्छा, सवाल यह है कि इसे किसने शुरू करा था? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब बने थे पहले? कब बने थे पहली बार? 2017 में। तो 2017 से फिलहाल अभी तक वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो पहला चुनाव उन्होंने 17 में जीता, ठीक है। 17/5/22 में दूसरा चुनाव जीता, और 22 और 5 27। तो अगला चुनाव कब होगा? 2027 में, ठीक है। अब सवाल ये है यहां से कि एक जिला एक उत्पाद योजना की जो अवधारणा थी वो कहां से ली गई थी? इसकी जो अवधारणा है वो कहां से ली गई थी? इस योजना की अवधारणा ली गई कहां से? तो वो अवधारणा ली गई थी जापान से। जापान से। तो क्या जापान में भी एक जिला एक उत्पाद योजना चलती है? क्या जापान में एक जिला एक उत्पाद योजना चलती है? जापान में योजना चलती है एक गांव एक उत्पाद। तो जापान के अंदर जो योजना थी एक गांव एक उत्पाद, उसको यूपी में किस नाम से लागू किया गया? एक जिला एक उत्पाद। तो ये जो जापान है, यहां जापान में एक योजना चली थी जिसका नाम था एक गांव एक उत्पाद। एक गांव एक उत्पाद योजना। तो जापान की जो योजना थी वो एक गांव एक उत्पाद योजना थी, और ये चली थी 1979 में, 1979 में। इसे कहते हैं वन विलेज वन प्रोडक्ट। वन विलेज वन प्रोडक्ट, इसे ओवीओपी कहते हैं, वन विलेज वन प्रोडक्ट। तो अब यहां से सवाल अगर बेसिकली पूछेगा तो क्या मालूम करेगा भैया? एक सवाल तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को कब शुरू किया गया था? तो जनवरी 2018 में। किसने इस योजना को लॉन्च करा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दूसरा सवाल पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना किस देश की योजना से ली गई है? तो जापान से ली गई है योजना। इसका जो बेसिक मॉडल है वो कहां से लिया गया है? जापान से। अब सवाल पूछेंगे कि जापान की किस योजना से उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना ली गई है? ऑप्शन ए जापान की एक जिला एक उत्पाद योजना, जापान की एक राज्य एक उत्पाद योजना, जापान की एक देश एक उत्पाद योजना, जापान की एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, जापान की एक विलेज एक उत्पाद योजना। तो वन विलेज वन प्रोडक्ट योजना को यूपी में लागू किया गया एक जिला एक उत्पाद योजना से, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये जानकारी पहले से पता हो कि यूपी में कब लागू किया गया था, किसने लागू किया गया है। हो सकता है ये ना पता हो किसी को कि ये परियोजना योजना का जो मॉडल है वो जापान से आया है, और जापान की कौन सी योजना पर आधारित है? एक गांव एक उत्पाद योजना, ठीक है। अब यहीं से सवाल अगर बना लेगा ना 5 ऑप्शन, खतरनाक बन जाएगा पेपर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूपी के अंदर कितने जिले हैं? 75। और हर जिले का अपना एक उत्पाद, हर जिले का अपना एक
उत्पाद। ठीक है, तो मैं आपसे मालूम करूंगा और आपको कुछ सवालों का जवाब मेरे साथ देना पड़ेगा। ये तो यूपी में हो गए जिले, ये जिला है और ये उस जिले का उत्पाद हो जाएगा। मैंने बताया था यूपी के अंदर कितने प्रशासनिक मंडल हैं। यूपी में मंडलों की संख्या 18। सबसे शुरू में मंडल पढ़ते हैं हम सहारनपुर। सहारनपुर मंडल सबसे उत्तर में मंडल है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। तो सहारनपुर से शुरुआत करेंगे और निकल जाएंगे पूरब की तरफ। तो सहारनपुर मंडल में कितने जिले आते हैं, कोई बताएगा? 3 जिले आते हैं। उन 3 जिलों के नाम बताओ। सहारनपुर मंडल में 3 जिले कौन कौन से? मंडल के सवाल पूछे हैं पिछली बार भी पेपर में भाई, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा जिला कौन से मंडल में आता है। तो सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले आते हैं? खुद एक सहारनपुर, बताओ दूसरा जिला। चलो शामली, चलो तीसरा जिला मुजफ्फरनगर। ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। ये तीनों जिले किस मंडल के हैं? सहारनपुर मंडल के। तो सहारनपुर मंडल के ये जो 3 जिले हैं, इनके तीनों के अलग अलग उत्पाद हैं। देखिए जो सहारनपुर है वो काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प के उत्पादों के लिए जाना जाता है। अच्छा, काष्ठ माने क्या होती है? लकड़ी, है ना। और लकड़ी के उत्पाद, इसे कहते हैं लकड़ी पर नक्काशी। क्या कहते हैं? तो अगर ये ऑप्शन ना हो तो इसमें हम लकड़ी पर नक्काशी भी लिख सकते हैं। लकड़ी पर नक्काशी। दूसरा है शामली। शामली जिले का एक प्रोडक्ट है रिम और एक्सल। यहां का उत्पाद क्या है? रिम व एक्सल। एक्सल को धुरा कहते हैं। तो रिम वगैरह नहीं होते गाड़ियों के, अरे ट्रक का, बस का, साइकिल का रिम होता कि नहीं होता? वो वाला रिम और एक्सल बनते हैं। एक्सल जो रोड होती है, ठीक है। मुजफ्फरनगर का एक जिला एक उत्पाद में कौन सा उत्पाद आता है बेटा? तो गुड़। क्या आता है? गुड़। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जिसका नाम है त्रिवेणी, एशिया के अंदर सबसे बड़ी चीनी का कारखाना है त्रिवेणी, वो यहीं पर है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के खतौली में है। ठीक है, अब याद रखोगे मेरा सवाल क्या था? यूपी की जानकारी है, मैं बताता हूं। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल कौन सा है? तो त्रिवेणी शुगर मिल लिमिटेड कहते हैं उसे। त्रिवेणी शुगर मिल लिमिटेड कहां है? मुजफ्फरनगर में। कहां? मुजफ्फरनगर तो बहुत बड़ा जिला है। खतौली में, मुजफ्फरनगर के खतौली में। तो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल कौन सा है? त्रिवेणी शुगर मिल लिमिटेड। और कहां है? खतौली, मुजफ्फरनगर। तो याद रखो, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी काष्ठ शिल्प, शामली रिम और एक्सल के लिए फेमस है, उसका वहां का उत्पाद है, और मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। ठीक है, चलिए सहारनपुर मंडल के बाद में दूसरा मंडल आता मेरठ। पहले बताओ मेरठ मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से 6 जिले हैं? मेरठ 1, बागपत 2, हापुड़ 3, गौतम बुद्ध नगर 4, गाजियाबाद 5 और बुलंदशहर 6। तो पहले 6 जिले लिखेंगे। खुद मेरठ 1, मेरठ के बाद में हापुड़ 2, हापुड़ के बाद में चलो बागपत 3, चलो उसके बाद में गाजियाबाद 4, उसके बाद में गाजियाबाद के बाद में बुलंदशहर
5 और एक और बचा जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। अच्छा बताओ, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा, सहारनपुर का सहारनपुर, शामली का शामली, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर, मेरठ का मेरठ, हापुड़ का हापुड़, बागपत का बागपत, गाजियाबाद का गाजियाबाद, बुलंदशहर का बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का बोलो नोएडा। तो इनमें एक ही तो बदला हुआ है, बाकी सबके जिला मुख्यालय सेम है। चलिए, मेरठ जो है एक जिला एक उत्पाद में किसके लिए फेमस है? तो खेल का सामान, खेल का सामान, खास तरीके से क्रिकेट का बल्ले वगैरह जो है ना, वो मेरठ में खूब बनते हैं। हापुड़ जो है हमारा, वो किसके लिए फेमस है? घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान। बागपत किसके लिए फेमस है भैया? तो ये भी घरेलू सजावटी सामान। गाजियाबाद किसके लिए फेमस है? यांत्रिकी उत्पाद, यांत्रिकी उत्पाद। यांत्रिक उत्पाद का मतलब समझ रहे हैं ना? मशीनों के पार्ट्स, मशीनों के कल पुर्जे, कल पुर्जों को पार्ट्स कहते हैं ना, तो मशीनों के कल पुर्जों के लिए फेमस है ना, मशीनी उत्पाद। बुलंदशहर किसके लिए फेमस है भैया? तो चीनी मिट्टी के बर्तन, हालांकि खुर्जा है, चीनी मिट्टी के बर्तन कहां बनते हैं? खुर्जा में। और जो आता है हमारा गौतम बुद्ध नगर, सिले सिलाए कपड़े, रेडीमेड कपड़े, ठीक है, तो सिले सिलाए वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र। कितने मंडल हो गए? 2। कौन कौन से? सहारनपुर और दूसरा मेरठ, ठीक है। देखो, चीजें याद करने से याद होंगी। कभी आप ये सोच बैठे हो कि ऐसे याद हो जाएंगी, पेपर में ऐसे ध्यान आ जाएगा, तो पेपर में वो ध्यान ज्यादातर आता है जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। गलत वाला ध्यान ज्यादातर आता, सही वाला तो आता ही नहीं। अगला मंडल आता हमारा, तीसरा मंडल आता है मुरादाबाद। और मुरादाबाद मंडल में बताओ कितने जिले हैं? 5 जिले आते हैं मुरादाबाद मंडल में। 5 जिलों के नाम बताओ पहले। मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। संभल, बरेली अलग मंडल है, बरेली इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो कितने जिले आते हैं? 5। मुरादाबाद 1, मुरादाबाद के बाद में चलो बिजनौर 2, चलिए तीसरा हो जाएगा रामपुर 3, चलो चौथा हो जाएगा अमरोहा 4 और एक हो जाएगा संभल 5। तो एक जिला एक उत्पाद में 5 जिले हैं, पांचों अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। मुरादाबाद पीतल के उत्पाद, मतलब धातु शिल्प, धातु पर शिल्पकारी होती है और खास तरीके से पीतल, पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है मुरादाबाद। इसलिए मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी, विरास सिटी, विरास सिटी ऑफ इंडिया। भारत का पीतल नगर कौन सा है? मुरादाबाद। बिजनौर सहारनपुर की तरह काष्ठ शिल्प,
बिजनौर सहारनपुर की तरह काष्ठ शिल्प। अब तुम बताओ काष्ठ शिल्प को और क्या कहते हैं? लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी जानते हैं कैसा होती है? जैसे एक लकड़ी होगी, जैसे किवाड़ है, उन पर डिजाइन बनाना, लकड़ी पर नक्काशी। और बिजनौर में लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है नगीना। नगीना कस्बा है ना, बिजनौर जिले में लगता। ठीक है, बिजनौर जिले में लगता है नगीना। तो काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है रामपुर पेच वर्क, चाकू वगैरह के लिए पेच वर्क। अमरोहा, अमरोहा ढोलक के लिए। और संभल, संभल हड्डी व सींग के उत्पाद, सींग व हड्डी के उत्पाद। अब ये सींग व हड्डी के उत्पाद क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे वो पहले कंघी आती थी काली वाली, वो सींग की बनी होती थी, एक तरफ चौड़े दांते होते थे, एक तरफ पतले होते थे। ठीक है, हाँ, उस समय लोगों के सिर में जुएं बहुत होती थी। अब इतना शैम्पू कर लिया, इतना शैम्पू कर लिया, हाँ, इतना जुएं रपट के गिर गई सब, तो कंघी से काटते थे। अब वो जगह खत्म हो गई। अब कंघी, कंघे अब हड्डी के या सींग के कम से कम देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, सब प्लास्टिक में आ गए, नहीं आ गए हैं। तो एक जिला एक उत्पाद में संभल फेमस है किसके लिए? सींग व हड्डी के उत्पाद के लिए। चलिए, 3 मंडल हो गए। पहला मंडल सहारनपुर, दूसरा मंडल मेरठ और तीसरा मंडल, चौथा मंडल मुरादाबाद से आगे निकल जाओ बरेली। बरेली मंडल में कितने जिले हैं? कौन कौन से? 4 हैं। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। तो 4 जिले हैं। एक तो आएगा खुद बरेली, बरेली के बाद में मान लो बदायूं, बदायूं के बाद में शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद में पीलीभीत, शाहजहांपुर के बाद में पीलीभीत। ठीक है, अब देखो जो बरेली है वो किसके लिए फेमस है? जरी जरदोजी, जो कढ़ाई होती है ना, तो जरी के उत्पाद। बदायूं किसके लिए फेमस है? एक जिला एक उत्पाद में जरी जरदोजी। शाहजहांपुर किसके लिए? जरी जरदोजी। यहां तीनों में जरी जरदोजी का काम होता है। कहां कहां? बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में। पीलीभीत अलग प्रोडक्ट है, वहां बांसुरी। पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो वो है बांसुरी। तो पूछ लेगा कि बताओ बांसुरी जो है वो कहां का एक जिला एक उत्पाद है? तो बांसुरी कहां का बेटा? अरे भाई, हो चले गए तुम? अरे बैठे हो, चले गए क्या? हंगे? तो फिर कुछ तो रेस्पॉन्स दे करो। पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? बांसुरी। और शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली का जरी जरदोजी। ठीक है, तो पहला मंडल सहारनपुर, दूसरा मंडल मेरठ, तीसरा मुरादाबाद और चौथा बरेली। बरेली से अगला मंडल आता है लखनऊ। लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? 6। 6 जिले कौन कौन से हैं? खुद लखनऊ 1, और हरदोई 2, उन्नाव 3, रायबरेली 4, सीतापुर 5, लखीमपुर खीरी 6। लखीमपुर खीरी 6। बताइए लखनऊ जिला इन 6 जिलों में से किसके साथ सीमा नहीं बनाता? लखनऊ जिला किसके साथ सीमा नहीं बनाता? बोलो। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी के साथ सीमा नहीं लगती है, इसलिए वो जो SCR है उसमें लखीमपुर खीरी शामिल नहीं है। ठीक है, इसकी जगह क्या है फिर? इसकी जगह क्या है? बाराबंकी। बाराबंकी। देखो जो चैप्टर निकल गया है ना, तो वो तुम्हारे लिए ऐसा निकल गया जैसे कि वो हमेशा हमेशा के निकल गया हो कोर्स में से। ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। लखनऊ, उसके बाद में उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। कितने जिले हो गए भैया ये? 6। कौन से मंडल के हैं? लखनऊ। लखनऊ मंडल का, लखनऊ मंडल का लखनऊ जिला किस, एक जिला एक उत्पाद में किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? चिकन करी व जरी जरदोजी। उन्नाव, उन्नाव जिला जरी जरदोजी। अपना रायबरेली काष्ठ शिल्प। अच्छा बताओ, काष्ठ शिल्प को और क्या कहते हैं? लकड़ी पर, और लकड़ी पर नक्काशी का तीसरा जिला आ गया है, सहारनपुर, बिजनौर और रायबरेली। आ गया कि नहीं आ गया? इससे पहले 2 और आ गए हैं काष्ठ शिल्प के लिए, एक आपका सहारनपुर, एक आपका बिजनौर और एक आपका रायबरेली। हरदोई किसके लिए फेमस है भैया? हाँ जी, हरदोई हथकरघा उत्पाद। हथकरघा उत्पाद। सीतापुर किसके लिए फेमस है भैया? दरी। दरी का काम सीतापुर। लखीमपुर खीरी किसके लिए फेमस है? जनजातीय, जनजातीय शिल्प। जो जनजाति है ना लखीमपुर खीरी की, वो जो भी कारागिरी करती है, आदिवासी समुदाय की जो कारागिरी होती है उनके लिए फेमस है। तो पहला मंडल सहारनपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा मुरादाबाद, चौथा बरेली और पांचवा लखनऊ। 5 हो गए। लखनऊ मंडल के आगे कौन सा मंडल आएगा? प्रयागराज मंडल में कितने जिले हैं, कोई बताएगा? 4। कौन कौन से? खुद प्रयागराज 1, प्रतापगढ़ 2, कौशाम्बी 3, फतेहपुर 4। फतेहपुर जिले का मुख्यालय बताओ। फतेहपुर का। चलो, प्रयागराज 1 जिला, प्रतापगढ़ 1 जिला, कौशाम्बी और 1 जिला कौन सा आएगा? फतेहपुर। तो फतेहपुर का कहां है? नौगढ़ क्यों होता है? नौगढ़ किसका है? सिद्धार्थनगर का है। फर्रुखाबाद का फतेहपुर। फतेहपुर जिले का पूछ रहे हैं हम, फतेहपुर जिले का। फतेहपुर जिले का मुख्यालय कहां है? चलो विचार कर लो एक बार और। बताओ, प्रयागराज का 1 जिला एक उत्पाद क्या है? प्रयागराज का क्या है भैया? उसका है मूंग उत्पाद। प्रतापगढ़ का क्या है?
खाद्य प्रसंस्करण, और खाद्य प्रसंस्करण में भी खास तरीके से है। अरे भाई, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? आंवला। अब ये खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या है? आंवले को, हाँ, संशोधित करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जैसा आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, ठीक है, वो खाद्य प्रसंस्करण में शामिल होती हैं चीजें, ठीक है। कौशाम्बी का क्या है भाई? हाँ, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। और कौन सा खाद्य प्रसंस्करण है यहां? कौशाम्बी में केला, केला, केले की चिप्स बन रहे हैं अब, पता आपको? और केले के छिलके के भी चिप्स बन रहे हैं, जिसे उतार कर फेंक देते हैं हम। तो ये सब, हाँ, फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये काम कौशाम्बी में भी होता है, ठीक है। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय है, कौशाम्बी का जिला मुख्यालय, नहीं जी, रॉबर्टगंज सोनभद्र का। याद नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बड़ी गलत और खराब बात है। मंझनपुर। अब बताओ कैसे एग्जाम निकालोगे? ऐसे निकल जाएगा, बैठे बैठे सब यहाँ बैठे हैं, ऐसे एग्जाम निकल जाएगा। ऐसे ही बैठे रहोगे, समझना, नौकरी के लिए ना इधर होगे ना इधर होगे, है ना। बहुत मामला टफ चल रहा है आजकल, जंग चल रही है, जंग, ठीक है। मंझनपुर। फतेहपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या आता है? तो आता बेड सीट। बेड की जो सीट होती है ना, वो बनती है कहां? बोलो भैया। फतेहपुर में। फतेहपुर में क्या बनती है? बेड सीट। फतेहपुर में बनती हैं बेड सीट। चलिए, अगर आप यहां से प्रयागराज से निकल गए हैं तो आप कहां पहुंचेंगे? अगला, अगला बताओ, अगला मंडल कौन सा आएगा उसी रूट पे? मिर्जापुर। और मिर्जापुर में कितने जिले हैं? 3। कौन कौन से 3 जिले? है ना, खुद मिर्जापुर एक। अच्छा, मिर्जापुर मंडल का दूसरा जिला कौन सा? सोनभद्र। 2 हो गए, वेरी गुड। तीसरा जिला और बता दो, बोलो। भदोही। भदोही। देखो, मिर्जापुर में, मिर्जापुर में कौन सा उत्पाद बनता है? मिर्जापुर का उत्पाद कालीन। सब में कालीन बनता, तीनों में। यहां कालीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कालीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कारपेट। लेकिन अगर सवाल आ जा कि कारपेट सिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो भदोही है इसे कालीन की नगरी कहते हैं। कालीन नगरी, कारपेट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं किसको? भदोही को। तो बताओ, सोनभद्र का जिला मुख्यालय रॉबर्टगंज, और भदोही का ज्ञानपुर। भदोही का कहां है? ज्ञानपुर। अच्छा, भदोही का नाम बदल दिया था मायावती सरकार में, संत रविदास नगर। पहले भदोही था, फिर संत रविदास नगर कर दिया, फिर नई सरकार आई उसने फिर भदोही कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी संत रविदास नगर आ जा तो भदोही को कहते हैं, कभी चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है। संत रविदास नगर। चलिए भैया, इससे अगला जिला देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला मंडल बताओ। मिर्जापुर से आगे निकलो, मिर्जापुर के आगे वाराणसी। वाराणसी मंडल में कितने जिले हैं? कौन कौन से? वाराणसी 1, चंदौली 2, गाजीपुर 3, जौनपुर 4। ये तो 4। देखो, ऐसे याद रखो जैसे मैंने याद रखे। तुम किताब पे बैठे हो, मैं नक्शे पे चल रहा हूं इस समय, मेरी आंखें नक्शे पे चल रही हैं इस समय। मुझे पता है कि चंदौली सोनभद्र का अगला हिस्सा है, तो चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और बनारस, ये चारों इकट्ठे एक ही जगह है। तो मेरी आंखें नक्शे पे हैं, और जिसकी आंखें नक्शे पे हैं वो तो धोखा खाएगा ही नहीं, तय बात है। तो वाराणसी, वाराणसी के बाद में चलो चंदौली,
चंदौली के बाद में गाजीपुर के बाद में गाजीपुरी हो गया है, तो गाजीपुर के बाद में क्या बच गया? जौनपुर। जौनपुर को पूरब का सिराज कहते थे, गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, चंदौली को यूपी में चावल का कटोरा कहते हैं, और बनारस तो तुम्हें पता है ना, मुक्ति का नगर है, उत्तर प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है। बताओ बनारस का एक जिला एक उत्पाद में कौन सा उत्पाद है? तो सुना होगा रेशम की साड़ी कहां बनती है? कहते नहीं है कि भाई साहब ये बनारसी साड़ी है, बनारसी पान है, बनारसी आम है, और बनारस का आम है लंगड़ा। आम कौन सा? लंगड़ा आम। ठीक है, तो बनारस में एक जिला एक उत्पाद किसके मामले में आता है? तो रेशम उत्पाद, रेशम की साड़ी वगैरह, रेशम की साड़ी। चंदौली जरी का काम होता है, चंदौली में जरी जरदोजी। गाजीपुर जिसको छोटी काशी कहते हैं, जूट बॉल हैंगिंग्स, जूट बॉल हैंगिंग्स। जौनपुर जिसको सिराज हिंद कहते हैं, तो ऊनी दरी। देखो दरी सीतापुर में है और ऊनी दरी जौनपुर में है। दरी सीतापुर की और ऊनी दरी कहां की है? जौनपुर की। चलिए बनारस मंडल से निकलिए आगे और पकड़िए रफ्तार आजमगढ़ मंडल की भी, है ना, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस आपको मिलेगा, एक्सप्रेस वे। तो आजमगढ़ मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कौन कौन से? आजमगढ़, मऊ, और बिल्कुल उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया। बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है कि नहीं है? तो एक लंबी बेल्ट में है, पहले आजमगढ़, उसके पूर्व में मऊ, और उससे आगे नक्शे में देखना बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है। ठीक है, तो आजमगढ़ मंडल में हाँ ये 3 जिले आते हैं, खुद आजमगढ़, उसके बाद में मऊ, और उसके बाद में बलिया। बगावत का शहर बलिया, मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया। ठीक है, बताइए आजमगढ़ एक जिला एक उत्पाद में किसके लिए फेमस है? काली मिट्टी की कलाकृति, काली मिट्टी की कलाकृति, मतलब काली मिट्टी से कुछ, जैसे चीनी मिट्टी से नहीं बनती मूर्ति वगैरह, बर्तन वगैरह, ऐसी काली मिट्टी की कलाकृति बनती है। प्याले व्याले कप वगैरह नहीं होते इस तरह से, वो बनते हैं। मऊ किसके लिए फेमस है? वस्त्र उत्पाद। लो जी, वस्त्र के उत्पाद में मऊ तो सिले सिलाए वस्त्र, गौतम बुद्ध नगर। बलिया किसके लिए फेमस है? एक जिला एक उत्पाद में बलिया, बलिया बिंदी, बलिया बिंदी के लिए। यहां की क्या फेमस है? बिंदी, जो माथे पे लगाई जाती हैं वो बिंदी कहां की है? बलिया की। चलिए आजमगढ़ से निकलकर अगला मंडल पकड़िए, कौन सा है? गोरखपुर। क्या जिले हैं? 4। कौन कौन से? गोरखपुर, ऊपर निकलिए देवरिया, उसके ऊपर कुशीनगर, सबसे ऊपर महाराजगंज। ठीक है, तो एक गोरखपुर, गोरखपुर के ऊपर निकलेंगे देवरिया, देवरिया से थोड़ा और ऊपर खिसक जाएंगे तो मिलेगा हमें क्या? कुशीनगर, और उसके ऊपर पहुंच जाएंगे तो मिलेगा महाराजगंज।
चलिए बताइए, गोरखपुर एक जिला एक उत्पाद में किस उत्पाद के लिए फेमस है? तो मिट्टी के बर्तन। और याद रखें, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें टेराकोटा कहते हैं। और आप सबको पता होगा कि गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, वो टेराकोटा कहां का है? गोरखपुर का। करेक्ट। देवरिया में चलो, तो देवरिया किसके लिए फेमस है? सजावटी उत्पाद। सजावटी उत्पाद। कुशीनगर किसके लिए फेमस है? तो हाँ, खाद्य प्रसंस्करण। और खाद्य प्रसंस्करण में केला। अब बताओ, केले का खाद्य प्रसंस्करण एक जगह और पढ़ा आपने, कौशाम्बी। बोलो कहां? कौशाम्बी। महाराजगंज। भैया महाराज आदमी है, खूब सारा फर्नीचर खरीदेंगे। फर्नीचर फर्नीचर का काम होता है महाराजगंज में। चलिए घूमिए, टर्न करिए पश्चिम की तरफ, और एक आपको मिलेगा मंडल जिसका नाम है बस्ती। भाई गोरखपुर मंडल के आगे कौन सा मंडल आता है? बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में कितने जिले हैं? कौन कौन से? बस्ती एक, और बोलो सिद्धार्थनगर दो, सिद्धार्थनगर दो, और तीसरा क्या बोल रहे हो बेटा? संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर का तो हेडक्वार्टर पूछा था इस बार। जिला मुख्यालय कहां है? खलीलाबाद। ठीक है। और सिद्धार्थनगर का नौगढ़। बस्ती एक जिला एक उत्पाद में शामिल है काष्ठ शिल्प। लो जी, काष्ठ शिल्प में चौथा हो गया। सबसे पहले काष्ठ शिल्प में आया था सहारनपुर, फिर काष्ठ शिल्प में आया था बिजनौर, फिर काष्ठ शिल्प में आया था रायबरेली, और काष्ठ शिल्प में चौथा आ गया क्या? बस्ती। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, ये यूपी पुलिस में सवाल आया था। खाद्य प्रसंस्करण। और यूपी पुलिस में पूछा था काला नमक चावल। काला नमक चावल। और इसको जीआई टैग भी दिया गया भैया। किसको? काला नमक चावल को। चलिए, संत कबीर नगर किसके लिए फेमस है एक जिला के उत्पाद में? संत कबीर नगर, हाँ, फेमस है पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन। और पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद भी फेमस है। ठीक है, मुरादाबाद। चलिए इसके बाद आगे निकल जाइए देवी पाटन मंडल में। और देवी पाटन मंडल में कितने जिले आते हैं? देवी पाटन मंडल में कितने जिले आते हैं? अब देवी पाटन जिला तो है नहीं, वो तो मंडल का मुख्यालय है। 4 जिले आते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। ठीक है, तो 4 जिले कौन कौन से हैं भैया देवी पाटन मंडल में? हाँ, 4 जिले कौन से हैं? देखिए, गोंडा, अच्छा, बहराइच, अच्छा, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अच्छा, एक बचा बलरामपुर। बलरामपुर। गोंडा एक जिला एक उत्पाद में किसके लिए फेमस है भैया? खाद्य प्रसंस्करण। और गोंडा में जो खाद्य प्रसंस्करण है वो है दाल। खाद्य
प्रसंस्करण कौन सा खाद्य प्रसंस्करण? दाल के लिए। बहराइच फेमस है गेहूं के डंठल की कलाकृति। गेहूं के डंठल की कलाकृति। श्रावस्ती फेमस है जनजातीय शिल्प। ये जनजातीय शिल्प वाला दूसरा जिला है। बताओ, एक जिला जनजातीय शिल्प में और आ चुका है, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। बलरामपुर एक जिला एक उत्पाद में किसके लिए फेमस है? खाद्य प्रसंस्करण, गोंडा की तरह। और यहां भी दाल के प्रोडक्ट बनते हैं। तो गोंडा और बलरामपुर दोनों में खाद्य प्रसंस्करण है। और दोनों में किस चीज का है? दोनों में किस चीज का प्रसंस्करण होता है? किसका? दाल का। तो ये कितने जिले हो गए हैं अभी तक आपके? ठीक है, 50। पहले 50 को अच्छे से याद रखो। 25 नाम और बचे हैं। जब परसों क्लास लगाएंगे हम, तो पहला आप तो सुनेंगे कि ये नाम आपको याद हुए हैं नहीं हुए हैं। किस तरह से याद रखने हैं? एक तो मंडल याद रखने हैं। पहला सहारनपुर मंडल 3 जिला, उसके बाद में आया मेरठ मंडल 6 जिला, फिर आया मुरादाबाद मंडल 5 जिला, फिर उसके बाद बरेली 4 जिला, फिर लखनऊ 6 जिला, फिर प्रयागराज 4 जिला, फिर मिर्जापुर 3 जिला, फिर बनारस 4 जिला, फिर आजमगढ़ 3 जिला, फिर उसके बाद में गोरखपुर 4 जिला, फिर उसके बाद में आया, बोलो, बस्ती 3 जिला और देवी पाटन 4 जिला। अगर कायदे में आप देखोगे तो आपने कई सारे मंडल पढ़ लिए। तो पहला तो ये याद रखो किस मंडल में कौन सा जिला है। फिर जिला याद हो गया तो उस जिले का प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। फिर देखेंगे अगले 25 मिनट।